हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में आपका कलचुरी वंश तक पढ़े थे। मैंने कलचुरी की आपकी लहुरी शाखा लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, मतलब रायपुर में जो कलचुरी वंश के थे उसके बारे में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और कवर्धा के फनीनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा ये जो है मेन मोटो ये है कि आपको रोज क्लासेस अवेलेबल कराऊं और जितनी जल्दी हो सके आपका जो सिलेबस है उसको कवर करा सकूं। लेकिन कुछ कारणों से मैं भी थोड़ा सा अभी व्यस्त हूं और मौसम के चलते थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जो विलम्ब हो उसमें माफ़ी चाहूँगा और आपसे वादा करूँगा कि कम से कम मिनिमम एक क्लास तो मैं रोज़ आपके लिए अवेलेबल कराऊँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं कवर्धा के फनी नागवंश के बारे में। तो दोस्तों, ये जो है फनी नागवंश आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में आपका देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो है, जो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो वही आते हैं और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे। तो इसका जो निचोड़ है, बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा और इससे बाहर की क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए और इसी को आप पढ़िए। तो राजधानी तो जैसे कि जो है कवर्धा, उसी के हिसाब से आपका कवर्धा हो गया। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था अहिराज। तो कवर्धा के फनी नागवंश के जो संस्थापक है, आप ये याद रखना, नाम उनका अहिराज था। और इनके अलावा इनमें जो जो आपके शासक हुए, उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किए, जो मंदिर बनवाए, उन शासक के नाम और उनके कार्यों का वर्णन मैं बताऊंगा। आप वही चीज़ याद रखना। आप ज़्यादा इधर उधर बुक्स फॉलो कोशिश कीजिए कि नहीं करना, क्योंकि हर बुक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेटा अलग रहते हैं और जो पीएससी जो आंसर लेती है उसका निचोड़ मैं आपको हमेशा अवेलेबल कराता हूँ। सबसे पहले देखेंगे गोपाल देव। तो फनी नागवंश के गोपाल देव, तो इनमें आप ये याद रखना कि 11वीं सदी में करीब आपका 1089 जो है 1089, तो 1089 11वीं सदी में भोरम देव मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण अगर आपको पूछा जाए शासक, तो वो तो गोपाल देव हो गया, और इनका वंश पूछा जाए तो फनी नागवंश हो गया, और ईस्वी पूछी जाए सन तो 1089। तो अब ये याद रखिएगा। अब भोरम देव मंदिर के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं कि ये जो है यह खजुराहो के मंदिर से प्रेरित है। तो खजुराहो का अगर आप इंडिया के पर्पस में पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो खजुराहो को जो है चंदेल के राजा ने बनवाया था और इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री में और कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये जानते हैं कि ये जो है खजुराहो से मंदिर से प्रेरित है, मतलब खजुराहो के मंदिर से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी इसको कहा जाता है। और इस मंदिर की शैली जो निर्माण हुई, निर्माण शैली, इसको नागर शैली कहते हैं। और चूंकि ये जो है खजुराहो का जो मंदिर है, इनको चंदेल राजा ने बनवाया था, तो इसी को ही आपको चंदेल शैली भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में आए कि भोरम देव का मंदिर निर्माण कौन सी शैली में हुआ है, तो आपको पक्का ये दिया होगा या तो नागर शैली या तो चंदेल शैली, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर भोरम देव का जो नाम कहाँ से आया अगर आपको पूछा जाए, तो जो भोरम देव है एक आदिवासी देवता है। तो भोरम देव जो है एक आदिवासी देवता है, उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम भोरम देव रखा गया था। और भोरम देव कवर्धा के कौन से ग्राम में स्थित, अगर पूछा जाए आपको, तो आप बेझिझक बताइए कि कवर्धा के चौरा ग्राम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कवर्धा के चौरा ग्राम। तो गोपाल देव का जो शासक का उल्लेखनीय जो भी कार्य था या इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते थे वो तो मैंने बता दिए। अब कवर्धा के जो फनी नागवंश के तीसरे शासक की बात करें, तो हम लोग अब चलेंगे रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव जो है आपका 11वीं जो है गोपाल देव 11वीं सदी, उसके बाद रामचंद्र देव आपका सीधा 14वीं सदी आ गया। अब इनमें हम देखते हैं कि इन्होंने जो बनाया मड़वा महल का निर्माण कराया। अब इनका जो टाइम पीरियड पूछे तो 1349, मतलब 1349 ईस्वी में मड़वा महल का निर्माण फनी नागवंश के रामचंद्र देव ने किया था। अब इस मड़वा महल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो ये सबसे पहली बात तो ये एक शिव मंदिर है। अब जैसे कि छत्तीसगढ़िया जो होंगे, छत्तीसगढ़ के बारे में जो जानते हैं, उन जो मड़वा है वो एक शादी का, विवाह का एक प्रतीक है, इसलिए इसको जो है विवाह का प्रतीक भी कहा जाता है और इसे दूल्हा देव भी कहते हैं। तो इस मंदिर के संदर्भ में 2-3 बातें हैं, वो आप याद रखिएगा। और रामचंद्र देव ने मड़वा महल में ही कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था। तो
चूंकि रामचंद्र देव का यहाँ पे विवाह हुआ था, विवाह के उपलक्ष्य में मड़वा गड़ाया जाता है, इसलिए इस महल का नाम मड़वा महल रख दिया गया। और ये एक शिव मंदिर है, तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा रामचंद्र देव ने छेरकी जो महल है, छेरकी या छेरका महल बोलते हैं, जो कि कवर्धा में ही है, इसको भी इन्होंने बनाया था। तो इस महल के बारे में एक जो है तथ्य ये है कि ये यहाँ पे जो बकरियों की जो गंध आती है इस महल से आती है, इसलिए इसको छेरकी महल या छेरका महल भी कहा जाता है। अब हम लोग आएंगे आपका फनी नागवंश में मोनिंग देव। तो अगले शासक की ओर चलेंगे तो मोनिंग देव। तो अब ये आपका टाइम पीरियड कम से कम आपका 1402 से 1414। तो इसे कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने हराया था, और ये जो है आपका इसको अंतिम शासक आप यहाँ से मान सकते हो। तो अगर आप कवर्धा में आप फोकस करो तो कवर्धा में 3 चीजें हैं, भोरम देव, मड़वा महल और छेरकी महल। भोरम देव आपका हो गया गोपाल देव, और मड़वा महल और छेरकी महल होगा रामचंद्र देव। तो इसी के साथ ये जो है आपका बस्तर कवर्धा के फनी नागवंश का यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कांकेर का सोमवंश। तो दोस्तों ये जो है सोमवंश जो है कांकेर और उड़ीसा दोनों में फैला हुआ था। तो उड़ीसा से होते हुए इन लोग यहाँ पे प्रस्थान किए थे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। इसके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इनकी जो है जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि इन्होंने 11 से 91 से 1320 तक के शासन किया था छत्तीसगढ़ में। दोस्तों ये मान के चलिए कि आपको समय जो है समय काल बहुत कम ही पूछा जाएगा, ना के बराबर ही पूछा जाता है, क्योंकि हर बुक में अलग लिखा गया और साक्ष्य जो है उतना पर्याप्त नहीं है, अभिलेख में उतनी जो है अच्छी से जानकारी नहीं मिला होता है। इसलिए जो पुरातत्ववेत्ता ने अनुमान अनुसार छत्तीसगढ़ के जो है राजवंशों का उल्लेख किया, इसलिए जो है यहाँ पे जो है दुविधा रहती है कि जो टाइम पीरियड है वहाँ पे हर जगह अलग अलग होता है। तो मान के चलिए अगर टाइम पीरियड आप ये 11वीं सदी या 12वीं सदी ऐसा भी लिखोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कांकेर का सोमवंश में हम लोग पहले तो देख लेते हैं कि जो सिंह राज था वो संस्थापक था। तो सोमवंश की नींव अगर छत्तीसगढ़ में रखी तो वो थे सिंह राज। उनके बाद व्याघराज आए, व्याघराज के बाद आए वोपदेव, और इनके बाद जो है इनके 3 पुत्र जो हुए थे वो आपका हो गया कर्णराज, सोमराज और ये आपको कृष्ण हो गया। तो कर्णराज का जो है सिहावा ताम्रपत्र में इनका उल्लेख है, और सोमराज के बाद आया पंपराज, इसका तनकापारा ताम्रपत्र में इनका उल्लेख है। और कृष्ण का कृष्ण के बाद आया आपका जैतराज, सोमचंद्र और भानुदेव। तो भानुदेव का कांकेर शिलालेख में उल्लेख है। दोस्तों ये जो है मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आप कोई सा भी बुक उठा के देखिएगा तो इनके बारे में कहीं भी ज़्यादा उल्लेख नहीं है। तो आप चाहो तो सिंह राज को याद रखो जो संस्थापक थे, इतना ही आपका काफ़ी रहेगा। और अगर हम लोग मैप में थोड़ा देख लें तो सिहावा से ताम्रपत्र मिला था कर्णराज का, कांकेर से भानुदेव का, और तनकापारा से पंपराज का। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ से जिनके पास टुटेजा का बुक होगा वो लोग पढ़े भी होंगे, तो टुटेजा के बुक से मैंने ये चीज़ निकाली थी कि सोमवंश का थोड़ा सा उल्लेख किया हुआ है। तो आप वहाँ से भी बुक से भी थोड़ा सा ये पढ़ सकते हो कि इनके बारे में जो चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट करके यहाँ पे लाया हुआ है। तो शिवगुप्त इन राजवंश का पहला प्रतापी शासक था। उसके बाद जन्मे जय भानुगुप्त। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया इसलिए पढ़ने में आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं इसको जूम करता हूँ। जन्मे जय भानुगुप्त प्रथम कौशल का राजा हुआ जिसने इस राजवंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। तो ये जो हो गया, आप ये शासक का भी आप नाम याद रख सकते हैं। और इन्होंने उड़ीसा को जीता था, तो इसलिए इसे त्रिकलिंग का अधिपति भी कहा जाता है। तो कलिंग जो था उड़ीसा में था, और जो है यहाँ पे भी आपने सम्राट अशोक की अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो यहीं पे आक्रमण किया था और यहीं से उनका हृदय जो परिवर्तन हुआ था। तो इससे आप याद रख सकते हो कि उड़ीसा के कलिंग से त्रिकलिंग का अधिपति ये जो है जन्मेजय भानुगुप्त कहलाए। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ बातें आपको लिखी गई हैं, तो मुझे तो उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। टुटेजा की बुक से ही मैंने छत्तीसगढ़ से निकाली हुई। तो दोस्तों ये जो है क्लास मैंने आपको यहाँ पे आपको
कांकेर के सोमवंश और आपका कवर्धा के फनी नागवंश के बारे में बताया। और इतनी ही जानकारी जो है छत्तीसगढ़ में पूछी जाती है, इनसे ज़्यादा आज तक न पूछी गई है, और मैं मानता हूँ कि पूछी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इनका जो है विस्तृत जानकारी इस वंश का मिलता भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपसे बस यही अनुरोध है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।